नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिल्ली के दंगल में आज रैलियों का मेगा गुरुवार रहा। तमाम दलों के राष्ट्रीय नेताओं ने या कहें स्टार प्रचारकों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रैलियां करके दिल्ली की सियासी गर्मी को या तपिश को बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, भगवंत मान समेत तमाम बड़े नेताओं ने चुनावी माहौल में आज तपिश को बढ़ाया है। क्या रहा आज दिल्ली की राजनीति में, खास करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा होगी। बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की, जिसे देश आज पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। दिखाएंगे खबर महाकुंभ की भव्य तस्वीरों की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के सियासी रण में दिग्गजों की रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने रैलियां कर केजरीवाल पर साधा निशाना। तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और राघव चड्ढा ने किए रोड शो। कांग्रेस ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। पराक्रम दिवस पर देश कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने नेताजी को किया नमन। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान सदन में छात्रों से भी आज की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के 17 लोगों की मौत के बाद भी नहीं खुला रहस्यमय बीमारी का राज। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं, मेडिकल टीम कर रही है जांच। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुनिया के सामने रखा विकसित भारत का विजन। दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों से भी की मुलाकात। लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हुई शुरुआत। उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर वीडी मिश्रा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने एथलीट्स को दी शुभकामनाएं। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहले बात दिल्ली की सियासत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने आज दिल्ली में सियासी गर्मी को बढ़ा दिया। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, भगवंत मान, पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े नेताओं ने आज चुनावी रैलियां और रोड शो करके अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का भरसक प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं के मसले पर जमकर घेरा, तो यमुना नदी की गंदगी पर किए गए अधूरे वायदों पर भी खरी खरी सुनाई। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी दिल्ली में रैली प्रस्तावित थी, लेकिन वो रद्द हो गई। दिल्ली का सुपर गुरुवार, नेताओं का धुआंधार प्रचार, राजधानी में रैलियों की बहार, नेताओं का वार प्रतिवार। गुरुवार को दिल्ली में रैलियों का रेला रहा। रैलियों के सुपर गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कूदे, तो कांग्रेस में राहुल की रैली भले ही रद्द हो गई हो, लेकिन बाकी नेताओं ने प्रचार किया। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान ने भी रोड शो किया। दिल्ली के सियासी रण में गुरुवार को एंट्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। योगी ने एक ही दिन में 3 रैलियां की और जमकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 2 रैलियां करके दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। राशन कार्ड में 5,400 करोड़ रुपए का घोटाला किया और बस की खरीदी में 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कोई कुछ छोड़ा ही नहीं, सब जगह घोटाले पे घोटाला। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कस्तूरबा नगर विधानसभा में रोड शो किया। आपके नेता और सांसद राघव चड्ढा ने रोड शो करके वोट मांगे। इस रोड शो में जो जन समर्थन मिल रहा है, उससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की ओर से भी रैलियों का सिलसिला जारी रहा। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली थी, लेकिन कुछ कारणों से वह रद्द हो गई। चुनावी रैलियों के बीच ही वादों का पिटारा भी लगातार खुला रहा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब अगले 5 साल उनकी टीम दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करने पर काम करेगी और युवा बेरोजगारों को उनकी शिक्षा और काबिलियत के हिसाब से ज्यादा नौकरियां दिलवाई जाएंगी।
वहीं उनके इस वादे पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के बाद केजरीवाल अपनी बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। अभी तो शुरुआत है। ये ढोल नगाड़े 8 फरवरी तक बजेंगे और 8 फरवरी के बाद लोग ढोल नगाड़े बजाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक ऐसी सरकार आ रही है जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्हें कहिए अभी अपने लिए रोजगार ढूंढने, दिल्ली वालों की चिंता अब हमें करने दें। कांग्रेस भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार में लगी है। पार्टी ने गुरुवार को हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी के नाम से थीम सॉन्ग लॉन्च किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच लड़ाई अब पुलिस थाने तक भी पहुंचती दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेताओं ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की है, तो भाजपा ने इसे अरविंद केजरीवाल की हताशा करार दिया है। सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है, तो भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आतिशी के खिलाफ झूठी शिकायत देने पर मामला दर्ज कराने की शिकायत की है। बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाब के संसाधनों का दिल्ली चुनाव में इस्तेमाल करने का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरा है। दिल्ली के दंगल में घमासान, नेताओं का जुबानी संग्राम, मारपीट तक पहुंची लड़ाई, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर लिखाई। दिल्ली में चुनाव प्रचार के बढ़ते शोर के बीच आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई अब मारपीट और एफआईआर तक आ गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अपनी हार देखते हुए बीजेपी गुंडागर्दी और गाली गलौज पर उतर आई है और आप कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और मारपीट की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कालकाजी विधानसभा में बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा धमका रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और वो केवल हार के डर से ऐसे आरोप लगा रही है। विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। उनके पास कुछ सबूत हो तो पेश करें, वो कुछ तथ्य हो तो उनके साथ वो बात करें। निराधार आरोप लगाने को लाभ नहीं। क्या कि उनका चुनाव हार रही हैं, इसलिए अब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है कि कुछ भी निराधार आरोप लगाकर अपनी आने वाली हार के झेम कैसे मिटानी है। आतिशी ने दिल्ली के चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत को बंद करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने 21 और 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकाया था। मुख्यमंत्री आतिशी ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मामले में आतिशी पर निशाना साध रहे हैं। आरोप लगाना आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है। निश्चित रूप से आतिशी हार के डर से अब वो सारे रास्ते अपना रही है जिससे हार का ठीकरा वो किसी दूसरे पर फोड़ सके। मुझे नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुझे लगता है दोनों का मकसद सिर्फ मुद्दे से भटकाना है। तू मैं लड़ाई झगड़ों तक लोगों को सीमित रखना चाहते हैं और लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी पर चुनाव में पंजाब के सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने तो आम आदमी पार्टी पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने को कहा है। पंजाब के एक हफ्ते में इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, हजारों गाड़ियां, और वहां के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, सारे काउंसलर, सारी पार्टी वो यहाँ पर आके लोगों को शराब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं नकली चाइनीज कंपनी के। आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं। अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हुई। लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी 1000 रुपए की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं। बीजेपी ने एक दिन पहले भी यह आरोप लगाया था कि पंजाब की गाड़ियों से दिल्ली में प्रचार हो रहा है और इससे सुरक्षा को भी खतरा है। जाहिर है प्रचार की तेजी के साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि किस प्रकार से देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज नमन किया गया उनकी 128वीं जयंती के मौके पर। इस खबर पे होगी हमारी विस्तार से नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में तो स्वाद नहीं है, अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा। सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर। इस पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष भी दिल्ली में रैलियों का मेगा गुरुवार, क्योंकि आज धुआंधार रैलियां देखने को मिली। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ चुका, उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं, हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जी हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज बीजेपी की ओर से बहुत तीखा हमला देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पे कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी खतरा है, और किस प्रकार से आपने रोहिंग्याओं को बसाया है, इस प्रकार का आरोप सीधे तौर पे आपके ऊपर। देखिए, योगी जी 2020 में आए थे, कोई पहली बार नहीं आए हैं, और वो आते हैं अपना ढोल डमाका पीटते हैं, भाषण देते हैं, खोखले, दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करती, वो चले जाते हैं। आपको याद दिला दें कि 2020 में जिन विधानसभाओं में योगी जी प्रचार करने चले गए वहाँ बीजेपी बुरी तरह हारी है, और आप चेक कर लीजिएगा फैक्ट्स। तो हमें योगी जी से कोई डर नहीं है। अब योगी जी कोई मोदी जी से बड़े नेता हैं नहीं, ये तो खैर बीजेपी बताएगी, लेकिन अगर हम मोदी जी से लड़ रहे हैं, अमित शाह जी से लड़ रहे हैं और दिल्ली में हैं, तो इनको पता नहीं कि योगी जी का क्या है, क्या मुझे नहीं मालूम है। बहरहाल हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। योगी जी ने एक दो बातें कह दी कि हमारे यहाँ बिजली सस्ती है, तो मैं आंकड़े देना चाहता हूँ आपको कि दरअसल बिजली सबसे ज़्यादा सस्ती अगर कहीं है तो दिल्ली में है। 400 यूनिट के आंकड़े मैं आपको दे देता हूँ। पर यूनिट कितना है सर? हमारे यहाँ 400 यूनिट का जो बिजली का बिल होता है वो 700 रुपए से लेकर 935 रुपए के बीच में होता है। लेकिन यही
उत्तर प्रदेश में नहीं, 2,900 उन्होंने आप बताया है कि 3 से ₹3.5 रुपए पर यूनिट यूपी में बिजली का दाम है और 9 से ₹9.5 रुपए पर यूनिट दिल्ली में दाम है। यही तो झूठ सर, मैं यही तो झूठ बोल रहा हूं, यही झूठ बोल रहे हैं, यही मैं आपको बता रहा हूं। वही मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि आप अगर पर यूनिट बता दें, मैं पूरी 400 यूनिट जो हम फ्री दे रहे हैं बिजली, 200 यूनिट और 400 यूनिट पे हाफ दे रहे हैं, मैं उसका डिटेल आपको दे रहा हूं कि हमारे यहाँ 400 यूनिट 700 रुपए से लेकर 935 रुपए के बीच में है। यूपी में 2,956 रुपए की है 400 यूनिट। और सुन लीजिए, हरियाणा बगल में ही है, 2,335 रुपए यूनिट है। महाराष्ट्र में इनके 4,463 रुपए है, जो इनके ही स्टेट है, जो जहां ये राज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3,854 बहुत आसानी होगी समझने दर्शकों को, पुष्पन जी, दर्शकों को आसानी होगी अगर आप पर यूनिट बता देंगे। वो फिगर मैं इसलिए बता रहा हूं, वो फिगर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने 200 यूनिट फ्री कर रखा है और 200 से 400 यूनिट पे हाफ कर रखा है, इसलिए मैंने वो फिगर बताई आपको। पर यूनिट का आप है आपके पास? पर यूनिट का इस समय डिटेल नहीं, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं आपके आरोप को अब आगे ले जाता हूं। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी। अनिल गुप्ता जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब वो तो मोदी जी से आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, अमित शाह जी से लड़ रहे हैं, योगी जी भी अगर आकर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने 2020 में भी लगाए थे, तब भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी, इस बार भी वो आरोप लगा रहे हैं, जो भी कहेंगे उसके बाद भी आपको जीत नहीं मिलेगी। अनिल जी। नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं याद कराना चाहता हूं 2024 का लोकसभा चुनाव, जेल से आने के बाद केजरीवाल साहब ने कल्याणपुरी में रोड शो किया था। थोड़े दिन बाद योगी जी ने वहां सभा की थी। लोकसभा चुनाव में हम लोग कोंडली और त्रिलोकपुरी दोनों विधानसभा जीते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरी, ये बिजली की बिल की बात कर रहे हैं, ये चिंदी चोरी करते हैं और शरेआम डाका डालते हैं। देश में सबसे महंगी बिजली, रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूं, रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा अभी, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर बिजली 18 से 24 रुपए दिल्ली में है। इन्होंने ये नहीं बताया कि बेसिक यूनिट के साथ ये 250 रुपए पर किलोवाट फिक्स चार्ज लेते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि 40% से ज्यादा ये पीपीएसी चार्ज लेते हैं, जो किसकी जेब में जाता नहीं पता। इन्होंने ये नहीं बताया जी। देखिए, मुझे लगता है दूरदर्शन एक अच्छा चैनल है। अनिल जी, अपनी बात पूरी रखें, वो रुक गए, आप अपनी पूरी बात करें। जी। देश में सबसे महंगी, जरा बताना चाहिए पीपीसी चार्जेस या फिक्स चार्जेस या उस पर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स या टाइम ऑफ डे या टाइम ऑफ नाइट, इस तरह चार्जेस क्यों लिए जाते हैं? किस तरीके से बिना मतलब के इसको कराया जाता है? मैं आज फिर रिकॉर्ड से कह रहा हूं, आप बिजली के बिल मंगा लीजिए, सबसे महंगी बिजली यहां पर है। दूसरी बात, इन्होंने अभी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये यूपी की बात करते हैं, दिल्ली में तो सर आपने 11 साल से बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली में आज देखिए यमुना की क्या हालत है, उधर देखिए त्रिवेणी में महाकुंभ, 50 करोड़ लोग वहां गंगा स्नान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, उस जल से आचमन कर रहे हैं। और केजरीवाल साहब ने क्या कहा था पूरी कैबिनेट के साथ यमुना में, मैं रिकॉर्ड लेके आया हूं आपके लिए, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है जो ये कहती है जब दिल्ली में यमुना एंटर करती है, साफ है, स्वच्छ है पल्ला में, पर जब दिल्ली को यमुना जी को छोड़ते हैं तो सबसे दूषित मृत प्राय होती है। रिपोर्ट चेक कर लीजिए। दूसरी बात जगह इसका 5 सेकंड में मैं जवाब दे देता हूं। मैं कह रहा हूं गंगा की रिपोर्ट, महाकुंभ की रिपोर्ट, जल पीने लायक है, आचमन लायक है, ये फर्क है योगी मॉडल। ठीक है, ये तस्वीरें तो खैर सभी ने देखा कि किस प्रकार से संगम पे वहां पे स्नान किया गया, लेकिन यमुना में 2025 में वायदा किया था केजरीवाल साहब ने, वो भी पूरा नहीं हुआ। इस विषय पे पुष्पन जी आऊंगा, आप बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। 2 सेकंड पुष्पन जी प्लीज, यमुना पे एक सेकंड आऊंगा, बहुत बढ़िया, अच्छे से बात करें। 2 सेकंड में आप इस बात को क्यों खत्म करेंगे? ऋषि जी, सवाल ये है, कांग्रेस ने आज अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया और वो पूरी तरीके से जोर आजमाइश में है कि कैसे सरकार उनकी बनने जा रही है। वो कह रहे हैं कि साहब केजरीवाल साहब बेरोजगार होने जा रहे हैं, आपके तमाम बड़े नेता कह रहे हैं इस बात को लेकर। क्यों आश्वस्त हैं आप लोग? क्योंकि 6 महीने 7 महीने पहले तो आप और कांग्रेस दोनों मिलकर साथ थे, अब आप पे जनता कैसे विश्वास करेगी कांग्रेस पार्टी पे? देखिए, दिल्ली के जनता को एक तरफ सांपनाथ है, दूसरी तरफ नागनाथ है, और दिल्ली के जनता को सांपनाथ और नागनाथ दोनों से बचाना है। एक जो दिल्ली के अपने आप के रहनुमा बनते हैं, एक महिला के दिल्ली के सड़कों को एक महिला के गाल से तुलना करते हैं। दूसरी तरफ एक जो है एमसीडी में कई वर्षों तक थे, आज दिल्ली के लोगों को कूड़े के ढेर पे बसा दिया है। कूड़ों के ढेर को कैसे हटाएंगे उस पर बात नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जो नागनाथ है, वो उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में कहा था कि यदि यमुना हम साफ नहीं कर पाए तो वोट 2025 पे नहीं मांगेंगे। तो एक दिल्ली के जनता को कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस की जिम्मेवारी है कि दिल्ली के जनता को सांपनाथ और नागनाथ से कैसे बचाए। दूसरी बात, आज भी आप सर्वे कर लीजिए, विगत 2-3 दशकों के तमाम मुख्यमंत्री के कार्य प्रणाली का यदि आप समीक्षा करेंगे तो आज भी शीला दीक्षित के द्वारा किए गए कार्य को लोग याद करते हैं।
जी। यही है कि आज कांग्रेस कमजोर स्थिति होने के बावजूद भी यदि फिर से फाइट में आ रही है, फाइट बैक में आ रही है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने जो काम तो ऋषि जी किया क्या है, फाइट में आ रही है या जीतने की और आगे बढ़ने की भी उम्मीद है कांग्रेस को? नहीं, मैं देखिए, मैं किसी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, आपकी समझ के अनुसार मैं समझना चाह रहा हूं जी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है जी, और बीजेपी कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। कई ऐसे सीट है जहां कांग्रेस चुनाव जीत भी सकती है। ठीक है अनंत विजय जी, सवाल ये है कि अब मौजूदा समय में चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव, जो अगर हम आज की बात करें तो एक नेक्स्ट लेवल पर चला गया, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने धुआंधार आज रैलियां की हैं, माहौल एक नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया। खासतौर से अगर जेपी नड्डा की रैलियों की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की रैलियों की बात की जाए, तीखे हमले दिखाई पड़ रहे हैं। आनंद जी। सिंह साहब देखिए, आज योगी आदित्यनाथ की जो करोल बाग की रैली थी, संभवतः मैं अगर गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट करिएगा, उसमें उनके मंच के नीचे ऑफिशियली लिखा हुआ था, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। तो जो योगी आदित्यनाथ की यूएसपी है, बटोगे तो कटोगे, अभी आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता यही कह रहे हैं। पिछली बार 8 सीटों पर आए थे और गए थे और वहां कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2020 के योगी आदित्यनाथ में और 2025 के योगी आदित्यनाथ में अंतर है। योगी आदित्यनाथ का जलवा हरियाणा में भी चला, योगी आदित्यनाथ के कैंपेन का और इस वाक्य का जलवा महाराष्ट्र में भी दिखा। तो आम तौर पर यह देखा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने एक हिंदुओं को संगठित करने का एक ऐसा चेहरा है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तय करती है। ये आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कल कुंभ में डुबकी लगाई पूरे मंत्रिमंडल के साथ, और आज दिल्ली पहुंचते उन्होंने केजरीवाल जी को चुनौती दे दी कि हम तो वहां मंत्रिमंडल के साथ नहा सकते हैं गंगा में, त्रिवेणी के संगम पर, आप यहाँ क्या यमुना में उतर सकते हैं क्या? तो बटोगे तो कटोगे, यमुना, बिजली, ये सब जो केजरीवाल जी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, उसको हिट किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। और मुझे लगता है कि इस पर रुक जाइए ऋषि जी, रुक जाइए, मुझे मालूम था आपकी उंगली खड़ी हो जाएगी। आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कांग्रेस वाले की तरह क्यों बेचैन हो रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आंकड़ों पे मैं बता रहा हूँ, झारखंड में योगी आदित्यनाथ 7 जगह रैलियां की थी, ऋषि जी बिल्कुल, ऋषि जी स्ट्राइक रेट की बात करेंगे, मैं इस पे कुछ तथ्य दूंगा भी। आनंद जी की बात खत्म हो जाने दीजिए। हाँ, आनंद जी की बात पूरी करें। आप तो बोल रहे थे तो मैं तो बिल्कुल शांति से आपको नहीं, वो सुनेंगे आनंद जी, सुनेंगे, आप अपनी बात पूरी करें आनंद जी। जी मैं सिर्फ ये ऋषि जी प्लीज, ऋषि जी, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को यहाँ पहुंचकर गरमा दिया है, मैं तो इसमें जा ही नहीं रहा हूं कि जीतेगा हारेगा कौन, क्या परिणाम होगा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में अंदर खाने की। अभी मैंने कल एक चर्चा में ये कहा था कि एक सिचुएशनशिप होता, आज के जेन जी से अगर बात करेंगे तो उसमें ये होता है कि आप साथ रहेंगे, कमिटमेंट कोई नहीं देंगे, कमिटमेंट बाद में देखेंगे। ये रिलेशनशिप से आगे की चीज है सिचुएशनशिप। और अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो नैनोशिप हो गया। अब तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में राजनीतिक नैनोशिप चल रहा है। ये दोनों पता नहीं कितने पीरियड के लिए अलग होते हैं। 7 महीना पहले एक थे, 7 महीना बाद फिर अलग हो गए, और मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ये बिल्कुल ये सवाल लगातार कौन रहा है कि चुनाव के बाद स्थिति क्या होगी। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे पॉइंटेड सवाल करता हूं क्योंकि आज ये बड़ा सवाल दिल्ली के अंदर उठाया है एक तरीके से। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि कल संगम की त्रिवेणी वो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में गंगा नदी पे उन्होंने नहाया है, स्नान किया, आचमन किया है। यमुना में ये स्थिति क्यों नहीं? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप इसी पे जवाब देंगे, यमुना की गंदगी पर। मैं बता दे रहा हूं, मैं बता देता हूं। देखिए, ये अभी भाई साहब बोल रहे थे, यमुना के बारे में बात कर रहे थे, मैं यमुना का प्लान भी बता दूंगा, पहले सुन लीजिए। आगरा में यमुना इतनी गंदी है कि कोर्ट ने इनको 58 करोड़ पॉइंट, सुनिए, 58 करोड़ रुपए का जुर्माना किया यूपी सरकार पे। सुन लीजिए सर, मजबूरी में मेरी बात नहीं, फिर वही बात पूरी नहीं होगी, समय सीमित होता है। मैं यमुना का प्लान ही बता रहा हूं आपको, मैं समय सीमित होता है, पुष्पेंद्र जी देखिए समय बर्बाद अभी यमुना क्लीन नहीं कर पाया, उसके लिए 58 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ। नमामि गंगे में 40,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के अंडर में आरोप लगाएंगे, अपने का जवाब नहीं देंगे, बना लिया, मतलब नमामि गंगे परियोजना को, और आप 2014 से लेकर के जवाब नहीं देंगे, मतलब
मतलब सर, ये मैं जवाब तर्क हो दे रहा गया। हूं, आप बोल रहे हैं बीच में। मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? मुझे पूरी बात करने दीजिए। अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो आप जवाब नहीं देंगे, तो आपसे पूछ रहा हूं, विनम्रता से ही पूछ रहा हूं सर। अगर आप मुझे बोलने देंगे, मेरा पूरी बात सुनेंगे मेरी, तभी तो आपको मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिल्ली में यमुना को लेकर जब मैं सवाल कर रहा हूं, सर यार आप रैपिड फायर तो चल नहीं रहा है, यस या नो में बोलना है। अगर मुझे पूरी बात कहने नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? आप अपनी बात तो मैं कह रहा हूं ना, आप मेरी बात भी सुनिए ना। मैं बता रहा हूं, यमुना के अलावा मैं कहीं जाके दूसरे टॉपिक पे बात कर रहा हूं तो बताइए। मैं यमुना की बात हो रही, मैं दिल्ली में यमुना की बात हो रही है तो भैया यमुना तो यूपी में भी है, यूपी की क्यों बात नहीं होगी? ठीक है, मैं कर रहा हूं ना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली में यमुना पे बात करने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं, ये आप ऑफिशियली प्रवक्ता के तौर पे कह रहे हैं। हमारे पास ऑफिशियली आपकी ये लाइन है, प्लान है। आप नहीं, आप ये कह रहे हैं ना, हमारे पास प्लान है, यही कह रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी के पास में दिल्ली में यमुना पे बात करने की नहीं है ना। कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इस बात को। हम बता रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं, आप दिल्ली पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप बताइए। हाँ, बताइए। हम कह रहे हैं नजफगढ़ और सादरा दो बड़े नाले हैं जो ड्रेन्स हैं, वो आकर के यमुना में गिरते हैं, हम उनको कवर कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हम बहुत सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नए स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे हम उनको साफ करेंगे। उसके बाद जो यमुना में जो गंदा पानी जाता है वो नहीं, जो उससे साफ होगा। तीसरे, पॉलिटिक्स से हट के राजनीति को अलग करके हमारे नेता ने खुद स्वीकार किया कि हाँ कमियां रह गई हैं। मैं इसी पे ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नमामि गंगे परियोजना 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने बनाई थी और साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 40,000 करोड़ अब तक खा गए हैं लोग, एटीएम बना रखा है, बिल्कुल आज तक साफ नहीं हुई। जब अभी यूपी में चुनाव हुआ था, बोलते हैं ना, यूपी में चुनाव हुआ गंगा था, को मां बोलते हैं कि मां गंगा ने बुलाया है। आप लोग तो कोर्ट क्यों में नहीं साफ जाइए हुआ और जनता की अदालत में भी जाइए। अभी दिल्ली पे बात करते हैं, 60,000 करोड़ रुपए अनिल गुप्ता जी, उनके पास 60 पूरा एक्शन करोड़ प्लान है। जुर्माना हुआ है। पुष्पन जी हो गया, अनिल गुप्ता जी उनके पास पूरा एक्शन प्लान है, वो बिल्कुल साफ कर देंगे और आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अनिल जी, 11 साल में प्लान और भ्रष्टाचार और झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। मैं ये सरकारी आंकड़े दिखा रहा हूँ, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है ये। हम भी सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बता रहे कुछ। पुष्पन जी, आपके आरोप का जवाब दे रहा हूं। हाँ, अनिल जी बोलिए। डिबेट में क्यों बुलाते जो बीच में टोकते हैं? कुछ तो तमीज रखिए। चलिए, वो शांत हो गए। आप अनिल जी अपनी बात रखिए। हाँ, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है। जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है, पल्ला के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन 9 है, फीकल कोलिफॉर्म 1200 है। और जब दिल्ली को में यमुना छोड़ती हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन 0। लेटेस्ट रिपोर्ट है, जनवरी की है, चेक कर लीजिए, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की। और फीकल कोलिफॉर्म 8.5 लाख। दिल्ली के 37 एसटीपी प्लांट है, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट। अनिल जी नमामि गंगे परियोजना पे बताइए ना, वो क्यों चुप हैं? बताइए, जब उस पे बात तो करेंगे। अनिल जी वो ये कह रहे हैं। पुष्पन जी प्लीज, आप उस पे पुष्पन जी एक सेकंड। बता रहा हूं ना, बता हाँ, रहा हूं। पुष्पन जी एक सेकंड। पुष्पन जी एक सेकंड। हाँ, अनिल जी वो ये कह रहे हैं कि उनके पास पूरा प्लान है और जो कमियां रह गई उसके लिए उन्होंने साफ गोई से माफी मांग ली है। वो ये कह रहे हैं उनके पास प्लान है। सर मैं बताता हूं आपको, अब मेरी बात सुनेंगे तो जवाब भी मिलेगा। दिल्ली में आज भी 37 एसटीपी प्लांट हैं। दिल्ली सरकार की इसी महीने की रिपोर्ट कह रही है 22 अनट्रीटेड पानी डाल दें। दिल्ली के 22 नाले अनट्रीटेड पानी यमुना में डाल दें। 11 साल से किया। 80,000 रुपए का दिल्ली जल बोर्ड का घाटा है। जब ये एसटीपी में इन्होंने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया। अगर ये भ्रष्टाचार ही करेंगे, और ये यूपी की बात कर रहे हैं, मैंने यूपी की रिपोर्ट भी दिखाया है, सेंट्रल पोल्यूशन कुंभ की। आप देखिए 12 है डिजोल्व ऑक्सीजन, आचमन लायक पानी है। और अगर ये बात कर रहे हैं मथुरा की, मथुरा में जाके देखिए नेचुरली कितनी साफ हो जाती है। पर प्लान ही प्लान बनाएंगे। सर 6 लाख करोड़ रुपए दिल्ली की जनता ने 10 साल में टैक्स पेयर का पैसा आपको दिया, आपने अपनी जेब में डाला, उसको कितना दिया बताइए। ठीक है, ठीक है। ऋषि जी अनिल जी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अनिल जी आगे बढ़, समय की थोड़ा सीमा है। ऋषि जी सवाल ये है कि जिन तमाम मुद्दों को लेकर अभी आपने जवाब नहीं दिया। नमामि गंगे होगी बात, क्या जवाब दिया? पुष्पन जी एक सेकंड, कहाँ जवाब? ऋषि जी पुष्पन जी एक सेकंड। अनिल जी कागज अपने अपने सब लेके आ रहे हैं, कागज अपने अपने सब लेके आ रहे हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। ऋषि जी सवाल ये है, दिखा रहे हैं पुष्पन जी, अनिल जी 60 करोड़ का। पुष्पन जी एक सेकंड। अनिल जी कोर्ट ने 60 करोड़ जुर्माना किया यूपी सरकार पे, यमुना गंदी है आगरा में, जाके देख लीजिए। यही कह रहे हैं, जब यूपी का चुनाव था अभी बोल रहे हैं। हाँ, यूपी के चुनाव में ये मुद्दा बनाइए, केंद्र के चुनाव में ये मुद्दा बनाइए। योगी जी क्या बात कर रहे हैं ना, अभी लोकसभा चुनाव में कितनी बुरी तरह हारी है। अभी दिल्ली पे बात करते हैं पुष्पन जी, अभी दिल्ली पे बात हो रही है, दिल्ली पे चुनाव में हार क्या है? पुष्पन जी फिर आप लगातार बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे, क्या फायदा होगा? नहीं, यूपी में तो अभी लोकसभा चुनाव हार के आए हो ना, योगी जी नहीं थे क्या वहाँ पे? वहाँ तो योगी जी कुछ कर नहीं पाए, दिल्ली में आके चुनाव जितवा देंगे आपको। नहीं, दिल्ली में जितवा देंगे। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में कहाँ गए थे योगी जी? क्यों हार गए आप? क्यों सीटें खत्म हो गई? आप बता रहे थे
ठीक है पुष्पेंद्र जी शॉट जीतेंगे एक सेकंड पुष्पेंद्र जी एक सेकंड मैं आगे बढ़ रहा हूं प्लीज एक सेकंड पुष्पेंद्र जी एक सेकंड। हाँ, जो आपने जो जितवाने की बात कही 2015 में जिन सीटों पर जो वोट मिला, एक सेकंड पुष्पेंद्र जी, बाकी लोग भी हैं, आप ही अकेले नहीं है, बाकी देख ली ना, दिखाई पड़ रहा, सब लोग बैठे हुए आपके अलावा भी हैं। बगल में खड़े हो अनिल जी एक सेकंड, हाँ बस यही वो फायदा कई बार उठाते हैं। पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, 2015 से 2020 में जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियां की, भले ही वहां पे जीती है आम आदमी पार्टी, लेकिन वोट शेयर में एक बड़ा इजाफा हुआ, ये भी एक तथ्य है। मैं आगे बढ़ता हूं। ऋषि जी, सवाल आपसे है कि जिन मसलों को लेकर आप इस वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो किस तरीके से वो एक विश्वास बहाली कैसे होगी जनता के बीच में? आप 7 महीने 6 महीने पहले तो साथ खड़े थे इन्हीं विषयों पर। देखिए, दिल्ली जो है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, और दिल्ली में यदि डेवलपमेंट के मुद्दे पे यदि दिल्ली में कहीं ना कहीं कमियां है, तो इसके लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि यमुना में सफाई नहीं हो पा रही है तो शहरी विकास मंत्रालय क्या कर रहा है, प्रदूषण बोर्ड क्या कर रहा है? ये इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। कैसे नहीं है? अब आप तमाम अधिकार क्या अरविंद केजरीवाल के जिम्मे है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के जिम्मे तमाम अधिकार आपने दे रखे हैं क्या? नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं कह रहे थे कि गंगा के पानी से हम याचना को क्या कहते हैं, वो करते हैं आचमन करना। जी आचमन। शंकराचार्य ने उस पर बयान दिया है, आदरणीय शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद साहब ने इस पर बयान दिया है। ठीक है ऋषि जी, इस समय आप पुष्पेंद्र जी की तरफ से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, आपका समर्थन मतलब चुनाव के बीच में दिखाई पड़ रहा, थोड़ा समय की सीमा में आता हूं आपके पास में। अनंत जी, सवाल यही है कि कौन किसके तरफ से बैटिंग कर रहा है और फील्डिंग करने के लिए कौन है, ये अपने आप में थोड़ा सा घालमेल दिखाई पड़ रहा है, बहस में ही दिखाई पड़ रहा है, जमीन की स्थिति भी है, क्या है अनंत जी? देखिए, मैं आर्यन जी, पुष्पेंद्र जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत संजीदगी से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन कई बार वो इनडिफेंसेबल का जब डिफेंस करने लगते हैं ना तो गड़बड़ा जाते हैं। जैसे वो आप अभी कह रहे हैं कि यमुना आगरा में ऐसी है और फिर ऐसी हो गई, वैसे ही प्रदूषण का भी मामला था। पहले पंजाब प्रदूषण करता था, अब पंजाब का प्रदूषण गायब हो गया, हरियाणा प्रदूषण करने लगा, उत्तर प्रदेश प्रदूषण करने लगा। तो यमुना हो गया, प्रदूषण हो गया, ये सब चीजें ऐसी है जिस पर एक सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक दूसरे का ठीकड़ा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। पुष्पेंद्र जी, अगर यमुना गंदी है तो दिल्ली सरकार को इसकी, और आपके नेता इसकी जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं कह रहे हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाया, हम सड़कों का काम नहीं किया। 3 काम कहने की ईमानदारी केजरीवाल जी ने दिखाई, वही तो बीजेपी के लोग दोहरा रहे हैं। तो अगर उन्होंने स्वीकार किया इस बात को, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मुझे लगता है आप लोगों को भी ये मान लेना चाहिए कि दिल्ली में यमुना की सफाई पर जितना ध्यान केजरीवाल सरकार को देना चाहिए था उतना वो नहीं दे पाए। प्रदूषण को लेकर जितना काम किया जाना चाहिए था उतना काम नहीं किया जा सका। 2 साल से एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिस कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे थे वो ऋषि जी, उस पर भी कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि दूसरी पार्टियां दावे नहीं करती, सारी पार्टियां दावे करती है, लेकिन कुछ तो दिखना चाहिए ना काम होता हुआ। वो प्लेन हो जाना था, लेकिन वो अब तक प्लेन नहीं हो पाया। बिल्कुल, वो जो आनंद जी आप बात कह रहे हैं वो अपने आप में सीधे तौर पे ये है कि कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, और सुविधा अनुसार राजनीतिक बयानबाजी और बयान का पक्ष और विपक्ष भी बदलता रहता है, हमने ये कई बार देखा है, और मौजूदा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी ये दिखाई पड़ा। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए, बहुत विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहां से आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है, जिसे देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन के परिसर में संविधान भवन में नेताजी को उनको नमन किया, श्रद्धांजलि उन पर अर्पित की। प्रधानमंत्री के अलावा भी तमाम गणमान्य लोग वहां मौजूद रहे। तमाम राज्यों में भी नेताजी के योगदान को याद किया गया और कई कार्यक्रम भी हुए। किस प्रकार से आज दिन भर नेताजी के योगदान को याद किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम हुए, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती को आज देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर पूरा देश नेताजी के योगदान और बलिदान को नमन कर रहा है। इस मौके पर संसद परिसर के संविधान भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी के जन्म स्थान ओडिशा के कटक में एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी चाहते तो आरामदेह जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष की राह अपनाई। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। नेताजी का जीवन परिश्रम ही नहीं, पराक्रम की भी पराकाष्ठा। पराक्रम दिवस के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों में भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तमाम केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया और उनके दिखाए रास्ते पर देश को एकता के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। मेरे लिए इस देश के एक ऐसे नायक है जिनने अपने जीते जी कदम कदम पर राष्ट्रभक्ति की नई नई मिसाल पेश की। उनके जीवन के विविध पक्षों को समाज के बीच लाना चाहिए। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी नेताजी सुभाष जी के जीवनी से हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी कि देश के प्रति अपना जो दायित्व है उसको निभाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर राष्ट्रीय नायक की रेत से कलाकृति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेत की कलाकृति पर पटनायक ने नेताजी के साथ जय हिंद का संदेश भी लिखा है। आजादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी की आजाद हिंद फौज के पराक्रम से अंग्रेजी हुक्मरानों की नींव हिल गई थी। उनके योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे जम्मू में, जहाँ पे रहस्यमय बीमारी का राज अभी भी लगातार गहराया हुआ है। क्या है पूरी खबर, कैसे सरकार इससे लड़ने के कर रही है प्रयास, इस खबर पे होगी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉगिन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना, और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद। मेरी पसंद।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं अब तक के बुलेटिन में हमने किन बड़ी खबरों पर डाली है नजर। और बात की जाए तो अभी तक हमने देखा है कि दिल्ली के चुनावी संग्राम में सुपर गुरुवार, क्योंकि आज लगातार बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े नेताओं का प्रचार था, मारपीट तक पहुंची दिल्ली की लड़ाई, क्योंकि एक दूसरे की शिकायतें अब थाने कोतवाली तक पहुंच रही हैं। तो वहीं पराक्रम दिवस पर देश भर में आज नेताजी को कैसे नमन किया गया, इस खबर पर भी हमने विस्तार से बातचीत की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर को लेकर। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बघाल गांव की रहस्यमय बीमारी का रहस्य गहराता जा रहा है। डॉक्टर और विशेषज्ञों की टीम गांव में डटी हुई है, लेकिन अभी तक बीमारी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गांव को 3 अलग अलग कंटेनमेंट जोन में बांट दिया गया है, तो बीमार लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार मिलकर इस बीमारी का रहस्य सुलझाने में लगे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सफलता मिली हो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन प्रयास लगातार इस दिशा में जारी है। रहस्यमय बीमारी का खौफ, अब तक 17 की मौत, किसी को कुछ पता नहीं। जम्मू के राजौरी जिले के बधाल गांव में एक रहस्यमय बीमारी का खौफ पसरा हुआ है। अब तक इस बीमारी ने 17 लोगों की जान ले ली है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि आखिर ये बीमारी है क्या। बीमारी थमने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को एक ही परिवार की 3 बहनों की अचानक तबीयत बिगड़ जाने से मामला और भी गंभीर हो गया। इन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कराकर राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ये बहनें 7 दिसंबर को बीमारी की चपेट में आने वाले एक व्यक्ति की सालियां हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत और बेहोशी जैसे लक्षण देखे गए हैं। लेकिन लोगों में दहशत पैदा हो गई कि अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, अब ये पता भी नहीं चल रहा। तो हमें उम्मीद तो है, जो टीम आई है मरकज से भी और यहाँ की इंतजामिया बहुत कुछ कर रही है, इंशाल्लाह कुछ न कुछ इसका रिजल्ट जो आएगा। इसका हल निकलना चाहिए। सबसे ये जरूरी है कि इसका हल निकलना चाहिए, ये गल सामने आनी चाहिए। अधिकारियों के दल ने भी दौरा कर लिया, लेकिन सरकार को अब भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम अभी तक कम से कम इतना तो समझ पाए हैं कि ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। अब क्या चीज है, इसके लिए हमारी अपनी मेडिकल टीम, मरकज की टीम और पुलिस का अब सिट भी बिठाया गया है। बधाल गांव के बिगड़ते हालात को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। 3 तरह के कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पहले जोन में वे घर हैं जहां मौतें हुई हैं। इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन घरों के लोग प्रशासन की अनुमति से बाहर निकल सकते हैं। दूसरे क्षेत्र में वे लोग आते हैं जो रहस्यमय बीमारी से प्रभावित लोगों के संपर्क में आए हैं। ये डॉक्टरों की लगातार निगरानी में हैं। तीसरे जोन में गांव के सभी परिवार रखे गए हैं। इनके खाने पीने पर मेडिकल स्टाफ लगातार नजर बनाए हुए है। इनको खाना पानी देने की जिम्मेदारी इसी स्टाफ की है। पुलिस टीम भी इस पर नजर रखे हुए है। इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं, हम हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि हमें नुकसान हो। तो ये जो हमारी सरकार है, ये चाहती है कि हमारी जो लोग हैं सुरक्षित रहें और उनको उस जगह से निकाल के उनको सेफर प्लेसेस पे लाया। दिस इज नॉट ए क्वारंटाइन। वो उनके रिलेशन हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लाए। वो अभी हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको देख रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। 1.5 महीने में 13 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए एक केंद्रीय टीम गांव में डेरा डाले हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन मौतों की जांच के लिए शनिवार को इंटर मिनिस्टीरियल टीम बनाने का आदेश दिया था।
अब तक की जांच में ये साफ संकेत मिले हैं कि मौतें बैक्टीरिया या वायरस से फैलने वाली किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई हैं। अब सवाल ये है कि मौतों के पीछे की वजह आखिर है क्या? जम्मू से विवेक पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं कि ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे महाकुंभ के तमाम रंग, किस प्रकार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस खबर पर नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी खबर की। महाकुंभ में साधु संतों के साथ साथ आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विशेषकर युवा भी आध्यात्म और दिव्यता के संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। युवाओं में महाकुंभ को लेकर कितना उत्साह है, यहां आकर उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है, किस प्रकार का उनका अनुभव रहा, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में धर्म और आस्था के विविध रंग देखने को मिल रहे हैं। देश ही नहीं विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। पावन धरा में आने वालों में युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। पवित्र स्नान करने के लिए भारी संख्या में युवा भी पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचकर उन्हें जो आध्यात्मिक शांति मिल रही है उससे वे निहाल हुए जा रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं, सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। करोड़ों हिंदू एक ही जगह मौजूद हैं। यह अवसर जीवन में एक बार आता है। सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं, साफ सफाई चरम पर है। बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। धूल का एक भी कण नहीं है। मैं योगी सरकार की सराहना करता हूँ। इन्फ्लुएंसर्स भी महाकुंभ आकर अपनी यात्रा को सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहे हैं। वहीं कंटेंट क्रिएटर्स भी महाकुंभ के महत्व को लेकर सोशल मीडिया पर प्रकाश डाल रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है, पूरे परिवार के साथ आए हैं हम और देखना चाहेंगे कि महाकुंभ में कितनी सारी अरेंजमेंट्स की है। हमारा तो ट्रेडिशन रहा है, इतने सालों से कुंभ मेला तो जमता ही है।
लेकिन इसका प्रचार और लोगों तक ये पहुंचाना मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज की है, जहां देश विदेश में लोगों को इसके बारे में जानकारी होकर वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और प्रबंध इतना अच्छा किया है कि वो इसका लाभ उठा सकते हैं। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लाखों कल्पवासी और श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं और यह संख्या आगामी दिनों में और भी बढ़ने की संभावना है। खासकर मौनी अमावस्या के दिन जब दूसरे अमृत स्नान का आयोजन होगा, तब 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है। दीपिका महतो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे आपको खबर दिखाएंगे विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में क्या कुछ हुआ खास और भारत ने कैसे रखा अपना विजन दुनिया के सामने। इस खबर पर नजर छोटे से ब्रेक के बाद। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं फिल्म जगत में ऑस्कर से जुड़ी खबर की। विश्व सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर के लिए इस साल के नामांकन का ऐलान हो गया है। आज लॉस एंजलिस में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने उन नामों से पर्दा उठाया जो ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट हुए हैं। इस नामांकन में भारत के लिए खास बात यह है कि हिंदी भाषा की फिल्म अनुजा को बेस्ट फिल्म के लिहाज से वहाँ पे एक तरीके से 97 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकन की शुरुआत हुई है और इसका घोषणा की गई है। और इस अकादमी पुरस्कार के लिहाज से भारत की फिल्म अनुजा को एक तरीके से इसमें नामित किया गया और ये अपने आप में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसने जगह बनाई है। इस फिल्म में 2 बार की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म मेकर गुनीत मोंगा शामिल है। खास बात यह भी है कि गुनीत मोंगा के लिए ऑस्कर में ये 3री बार नॉमिनेशन है। गुनीत मोंगा इससे पहले द एलिफेंट विस्पर्स से भी जुड़ी रही हैं। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को ऑस्कर के प्लेटफॉर्म पर बड़ी पहचान दिलाई थी। इस फिल्म से अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और मिंडी कलिंग भी जुड़े हुए हैं। तो अपने आप में ये भारत के लिहाज से एक बड़ी खबर क्योंकि अनुजा फिल्म को नॉमिनेशन मिला है ऑस्कर फिल्म के लिहाज से, जो अपने आप में बड़ी खबर है। तो वहीं बात अर्थ जगत से जुड़ी खबर की भी करते हैं। दावोस में जारी विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत का नेतृत्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के शिष्टमंडल ने विकसित भारत को लेकर देश का विजन मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। अश्विनी वैष्णव ने कई वैश्विक कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों से भी दावोस में मुलाकात की है।
दाओस में जारी विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत का शानदार प्रतिनिधित्व देखा जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रियों के शिष्टमंडल ने विकसित भारत को लेकर देश का विजन मजबूती से दुनिया के सामने रखा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों के साथ मुलाकात की। अमेरिकी आईटी कंपनी एचपी के अध्यक्ष एंटोनियो नेरी से मुलाकात में भारत में सर्वरों का उत्पादन बढ़ाने पर बात हुई, तो वहीं जर्मन टेक कंपनी साइमंस के सीईओ रोनाल्ड बुश के साथ चर्चा में भारत में उत्पादन और सेवाएं बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हिंद प्रशांत के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल के साथ एआई और एडवांस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर बातचीत हुई। उधर इंडिया पवेलियन में भी भारत और अन्य देशों के बिजनेस लीडर्स और नीति निर्धारकों का जमावड़ा लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू सहित जानी मानी हस्तियों ने बदलते विश्व में कुशल नेतृत्व विषय पर आयोजित इस मंथन में हिस्सा लिया। दावोस में इंडिया फर्स्ट की भावना भी खूब नजर आई, जहां राजनीतिक हदबंदियों से ऊपर उठकर भारत के विकास की प्रतिबद्धता भी दिखाई दी। We have very clearly demonstrated to the world that under all the uncertain circumstances, this is a country which really believes in peace, which really believes in growth for everybody, which believes in inclusive development. दावोस में भारत के लिए विदेशी निवेश के लिए नए अवसर भी सामने आ रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 15.7 लाख करोड़ रुपए के 54 MOU पर हस्ताक्षर किए। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 3 लाख करोड़ रुपए का समझौता भी शामिल है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार RIL के साथ समझौते से संभावित रूप से 3 लाख नौकरियां पैदा होंगी। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि अमेज़न भी मुंबई महानगर क्षेत्र में डेटा केंद्रों में 71,795 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिससे 83,100 नौकरियां पैदा होंगी। वहीं भारतीय प्रतिनिधिमंडल आम आदमी का जीवन आसान बनाने की दिशा में किए जा रहे सफल प्रयासों से भी दुनिया को अवगत करा रहा है। आज 5 साल के अंदर करीब 15 करोड़ घरों में मोदी साहब ने पानी दे दिया। सिर्फ पानी नहीं दिया, शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी, पीने लायक पानी, उसकी व्यवस्था उन्होंने कर दी। और उसके साथ साथ जो क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी भी उन्होंने वहाँ पर दी है। बैठक में अलग अलग कंपनियों के सीईओ भी शामिल हो रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी बड़ी कंपनियां या फिर सलाम किसान जैसे कृषि स्टार्टअप्स, इन सभी की दावोस में मौजूदगी प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ते भारत की आशा आकांक्षाओं को दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात खेल से जुड़ी खबर की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आज से आगाज हो गया है। आज प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह का लेह लद्दाख के NSDM स्टेडियम में आयोजित किया गया। ये खेल 23 से 27 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। आप देखिए इस खबर को, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन समारोह लेह लद्दाख के NDAS स्टेडियम में आयोजित हुआ। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने खेलों का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस लेह ने पारंपरिक लद्दाखी स्टाइल में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में एकेडमी के आर्टिस्ट और विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। कमाल की ही प्रिपरेशन है, शिरकत कमाल की है, हमारा इंटेंशन कमाल का है, हमारी भागीदारी कमाल की है और हमारा मिशन भी कमाल का है कि हम आगे बढ़ेंगे। हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है, पूरे लद्दाख का उनके साथ सपोर्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अच्छा से अच्छा काम करेंगे। ये लगातार दूसरा साल है जब लद्दाख विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इन खेलों में 19 टीम आइस हॉकी और आइस स्केटिंग में हिस्सा लेंगी। यह खेल 23 से 27 जनवरी तक आयोजित होंगे, जबकि इसके दूसरे लेग का आयोजन फरवरी में होगा। अभिषेक महाजन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लद्दाख।